शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता की वजह से हमारे देश के नौजवानों में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है। हमने एक बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है, भारत सशक्तिकरण अभियान। कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए कि हमारे देश के आम आवाम में राष्ट्रीय भावना जागृत। कहा भी गया है कि भरा नहीं है भावों से जो बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सर, अब मैं 5वां प्रश्न आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति और संस्कार में कुछ विकृतियां आती जा रही हैं और यह विकृतियां अनवरत बढ़ती ही जा रही हैं। इन विकृतियों के उत्पन्न करने में मेरे समय से अगर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा जिम्मेदार है तो इससे निजात पाने के लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं, इस विषय पर आप थोड़ा अपना विचार व्यक्त करें। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने आदरणीय श्री गुप्ता जी। राष्ट्र प्रेम सामान्यतः जो हम समझते हैं कि अपने देश से प्रेम करना, वास्तव में इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश की मिट्टी से उपजे हुए अन्न को ग्रहण करके जीवित हैं, वस्त्र धारण करते हैं, जहाँ का जल पीते हैं, सबके प्रति प्रेम, हमारी मिट्टी के प्रति प्रेम, हमारी फसलों से प्रेम, हमारे पशुओं से प्रेम, हमारी संस्थाओं से प्रेम, यहाँ की हवाओं से प्रेम, यहाँ की नदियों से प्रेम, यहाँ के पर्वतों से प्रेम, यहाँ के पठारों से प्रेम, यहाँ के राजस्थान जो रेगिस्तान है उनसे प्रेम। वह निर्जीव है, सजीव है, और मानव का तो कहना ही क्या, किसी भी धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि की परिधि को दूर करके यह जो प्रेम है वह राष्ट्र प्रेम की श्रेणी में आता है। एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए श्री रामनरेश त्रिपाठी जी, उन्होंने लिखा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, और जहां राष्ट्र और मातृभूमि की बात आ जाए तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं, भाषा नहीं, क्षेत्र नहीं, धर्म नहीं, जाति नहीं, संप्रदाय नहीं, मातृभूमि से ऊपर कुछ भी नहीं। जैसा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, वाल्मीकि जी रामायण में उल्लेख करते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, जननी माँ जिसने हमें जन्म दिया और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। धन्यवाद त्रिपाठी जी। सर, आपने जो सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के बारे में बताया वह बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी भी देश की संस्कृति और संस्कार को बदलने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जिस देश की संस्कृति बदलनी हो उस देश की शिक्षा पद्धति बदल दो। मेरे विचार से, इसी ख्याल से लॉर्ड मैकाले ने ये शिक्षा पद्धति मेरे देश पर लादा था, और आज भी आजाद होने के बाद भी हम उन्हीं की शिक्षा पद्धति को ढोए चल रहे हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। सर, बहुत 6वां प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमारे देश के न्याय व्यवस्था यूं कह लीजिए कि बिल्कुल पंगु है। हमारे देश के लोग दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं, परंतु उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। इस देश की जनता को त्वरित न्याय पाने के लिए क्या किया जा सकता है? आपसे मेरा अनुरोध है कि इस पर कुछ अपना मार्गदर्शन दें। देश की हमारी जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका,
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों का बड़ा महत्व है और न्यायपालिका एक बहुत मजबूत स्तंभ है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को अनवरत सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आम जन को न्याय सहजता से प्राप्त हो। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अभी फिलहाल न्याय व्यवस्था में लोग चक्कर मारते मारते परेशान हो जा रहे हैं। हमने ऐसा देखा है, सुना है कि एक आदमी मुकदमा लड़ना शुरू किया, जीवन भर मुकदमा लड़ता रहा, उसके बाद उसी मुकदमे उसका बेटा लड़ते जा रहा है, पीढ़ियां खप जा रही है। तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए हमें और न्यायालयों की स्थापना की ओर बढ़ना होगा। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि हम उच्च न्यायालय की बात करें तो पूरे देश में केवल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो अगर हम न्यूनतम श्रेणी में भी अगर आगे बढ़ते हैं तो हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होना चाहिए और हर केंद्र शासित प्रदेश का एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित होना चाहिए। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि न्यूनतम 36 उच्च न्यायालय हमारे देश में होने चाहिए और है 25। वह एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम ले लें, जिसकी जनसंख्या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के समान है, एक देश के समान है, जहां पर कई उच्च न्यायालय हैं। तो न्याय को त्वरित किए जाने के लिए और इस व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाए रखने के लिए एक निश्चित जनसंख्या के अनुपात में न्यायालय खोले जाने चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान और सरलता से हो सके। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल 2 न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय। एक तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और दूसरा उसकी बेंच है, लखनऊ बेंच है। जबकि इस बड़े परिक्षेत्र को देखते हुए बुंदेलखंड में एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए, पूर्वांचल में एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए और पश्चिम क्षेत्र है उधर अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए। इन दोनों को छोड़कर यदि हम ऐसा कर पाते हैं, बड़ा काम है, कहना आसान है। हाँ, यदि सरकार मंतव्य बना ले तो असंभव कुछ भी नहीं। दूसरी बात, जो भी न्यायालय हमारे पास वर्तमान में है संचालित, उनमें न्यायाधीशों के बहुत से पद रिक्त हैं। तो इन रिक्त पदों को त्वरित गति से भर्ती के द्वारा भरा जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो तो सर्वोच्च होते हैं, उन पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मेरा यह मानना है कि उनके लिए भी कुछ दायित्व नियत होने चाहिए कि अगर कोई मुकदमा आपके पास आता है तो उसकी कोई नियत समय सीमा अवश्य होनी चाहिए। एक मुकदमे को आप 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कभी तो निस्तारित करेंगे, तो उसको लंबित रखेंगे। एक पीढ़ी पूरी समाप्त हो जा रही है मुकदमा लड़ते लड़ते, तो उसका बेटा उस मुकदमे को लड़ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए कि इतनी सुनवाई के अंदर हम इस मुकदमे को अंतिम स्तर तक, लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे और संबंधित व्यक्ति जो पीड़ित है उसको सही न्याय मिल पाएगा। प्रश्न है देश के सामने भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के आकंठ में सब कोई डूबा हुआ है और आम जनता परेशान है। कहीं भी सरकारी कार्यालयों में जाइए तो बिना सुविधा शुल्क के लिए आपकी बात को सुनने पर कोई तैयार नहीं है। लाख आपके साथ अन्याय हुआ हो, आप लाख पीड़ा से पीड़ित हो, लेकिन आपकी पीड़ा से वो कोई मतलब नहीं है जब तक उनको आप सुविधा शुल्क नहीं देंगे। हालांकि इस भ्रष्टाचार में आम जनता भी कम जिम्मेदार नहीं है। वो आम जनता में इसके प्रति कैसे जन जागृति हो और इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले, इसके संबंध में आपसे मैं मार्गदर्शन चाहूंगा। आदरणीय श्री गुप्ता जी, भ्रष्टाचार लंबे काल से हर समाज, हर देश में व्याप्त रहा है और मेरा यह मानना है कि जहाँ जहाँ मानव है उसके आचार में भ्रष्टता हो जाना उसके स्वभाव वश होता है ऐसा। लेकिन एक व्यवस्था में घुन की तरफ फैल जाए जो हमारे देश के विकास में बाधक है तो यह सोचने की बात हो जाती है। और
निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने प्रकाश डाला कि सरकारी कार्यालयों में बहुत बुरी तरह से व्याप्त है।